Today we are going to engage in the previous session where we've left, and particularly in the previous session I talked with you people about the stand of Aristotle in respect of defense of poetry, and how did he basically discredited his own teacher. He rejected the stance of Plato on rational grounds कि उसने रैशनल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो अपने उस्ताद के उस स्टैंस को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। चूंकि प्लेटो के ख्याल में पोएट इज नॉट अ पर्सन हु टेक्स अस अवे फ्रॉम रियलिटी, रादर ही इज द मैन हु टेक्स अस क्लोजर टू रियलिटी, कि जो मतलब जो है वो हमें आइडियल तक लेके जाता है। तो देन क्रेडिट अल्टीमेटली गोज टू द पोएट कि जो कुछ ऐसा हमारे साथ शेयर कर जाता है जो परहैप्स किसी और ने शेयर नहीं किया होता। तो हम लोग इस बात को किसी भी शक्ल में जो है वो डिसएग्री नहीं कर सकते कि जो स्टैंड अरिस्टोटल ने लिया वो वाकई में लॉजिकल है, आर्गुमेंटेटिव है, और उसमें जो है वो रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है। मैंने फर्दर अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो आगे जिस पोएट को, जिस बड़े नाम को कोट करता है वो पीबी शैले है। पीबी शैले, पर्सी पैस्चेस शैले, उसका जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो उसमें से कोट करता है कि पोएट बुनियादी तौर पर जो पोइट्री है ये इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज और ह्यूमन इंपल्सेस को ये रिवील करती है, ताकि इंसानी जिंदगी में एक रिदम और आर्डर जो है, रिदमिक आर्डर जो है वो क्रिएट किया जा सके, हार्मनी पैदा की जा सके। और जब रिदमिक आर्डर और हार्मनी को जब यूनाइट किया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस यू कैन से ये डिलाइट पैदा करती है। सो पीबी शैले का जो स्टैंस है ये मोर और लेस एक ऐसे स्टैंस का इजहार है कि जिसमें वो कहता है कि द पोएट बेसिकली the poets basically take us to the perfection. They reach the perfection से मुराद that is naturally the ideal world है, जिसको आइडियलाइज प्लेटो भी करता है और जिसको अरिस्टोटल जो है वो अपने स्टांस में भी कोट करता है। तो यहाँ ये जो स्टैंड हमें नजर आ रहा है कि पोइट्री बेसिकली जो है वो इंसान को परफेक्शन तक लेकर जाती है। ये यहाँ परफेक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट यू कैन से एलिमेंट है। वो चीजें जो कि हमें रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर जो डीबेस्ड हमें नजर आती हैं, जो हमें जो है वो डिफंक्ट नजर आती हैं, डिसफंक्शनल नजर आती हैं, उन चीजों के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, उन चीजों को, ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करते हुए वो एक ऐसा नुक्ता नजर क्रिएट करता है कि जिसको हम पसंद करते हैं। और कभी भी आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं पैदा हुआ कि जिसने पोइट्री पढ़ने के बाद पोएट के नुक्ता नजर को डिस्कार्ड किया हो। यानी जो रियल पोइट्री है, चूंकि उसके अंदर एक अनलिमिटेड ब्यूटी है, उसमें एक डिजायर है टू द लैंड,
to the you can say the ideal world, to the perfect world, उसकी तरफ जो है वो जाने का एक रास्ता मिलता है। और इसी बात को सपोर्ट करते हुए वो आगे फर्दर कोट करता है ऑस्कर वाइल्ड को, द फेमस आयरिश नेम, और लाइफ शुड इमिटेट आर्ट, के बिकॉज आर्ट प्रेजेंट्स द परफेक्शन, के आर्ट जो है वो परफेक्शन वर्ल्ड को हमारे सामने जो है वो पैदा कर देती है, वो हमारे सामने एक परफेक्ट और आइडियल वर्ल्ड जो है वो हमारे सामने जो है वो मतलब जो है वो दिखा देती है। मसलन सपोज आप आसानी से जो है इस कॉन्सेप्ट को कुछ यूं मतलब जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से आर्ट जो है वो आइडियल वर्ल्ड को हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। सपोज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आसानी से इस इमेज से हम कैरी कर सकते हैं। ये जो इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये आसानी से इस नुक्ता नजर को कैरी करे। अब ये नो डाउट ये एक फोटोग्राफिक यू कैन से कैमरे की एक पिक्चर है, but there is some sort of beauty as well that is existing in it, and we can you can say easily observe that there is dense frost, और लेकिन इसके बावजूद life is existing around here. We observing कि यहां पर जितने भी आपको मकान नजर आ रहे हैं उन मकानों के अंदर जो है वो आपको लाइफ नजर आ रही है। All these houses are basically representing life, ये लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यही वो चीज है कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ के अंदर जो ट्रबल्स हैं शायद वो उन ट्रबल्स को अंडरस्टैंड करता है पोएट, और एक ऐसी आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है कि जिस आइडियल वर्ल्ड के सहारे वो लोगों को, और इसी वजह से वो ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि लाइफ शुड इमिटेट आर्ट, कि लाइफ को जो आर्ट में दिखाया गया उसको इमिटेट करना चाहिए, बिकॉज आर्ट के अंदर परफेक्शन है। इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल जो है वो हमें ओड टू ग्रेशियन आन में मिलती है, कि जो जॉन कीट्स की ओड टू ग्रेशियन आन जो है वो एक ऐसी परफेक्ट लाइफ को हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ किस तरह से होनी चाहिए, और वो अपनी उस लाइफ को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है ओड टू ग्रेशियन आन में। और यहां पर वो किस तरह से इस स्टैंजे के अंदर ये बात करता है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं। वो कहता है ए हैप्पी हैप्पी बोल्स दैट कैन नॉट शेड, ये जो तुम्हारे पत्ते हैं एक आन के ऊपर वो जो पेंटिंग थी वो उस आन को ड्रेस करके कह रहा है कि तुम्हारी शाहों पर कभी खजा नहीं आए। योर लीव्स नॉट एवर बिट द स्प्रिंग गार्ड यू, यहां पर जो बहार का मौसम है ये कभी खत्म नहीं होगा। एंड हैप्पी मेलोडिक अनवेरिड, और जो मेलोडिस्ट है एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, जो वहां पर जो बैग पाइपर वहां पर
जो है वो आन पर दिखाया गया है, वो भी कभी नहीं थकेगा। यानी ये जो प्लेयर है, ये जो मेलोडी है, ये हमेशा एवरलास्टिंग होगी। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और उसके सॉन्ग्स हर बार नए होंगे। जब जब उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी वो नई होगी। फिर वो आगे फर्दर उस कपल को वो कहता है कि मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, कि ये जो कपल फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, फॉर एवर पेंटिंग and forever young, all breathing human passion for above। अब ये जो सारी चीजें जो हैं, और आगे जो हमारी लाइफ है वो कैसी है, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue। हमारी तो जिंदगी ये वाली है, तो यहाँ burning forehead है, यहाँ खुश्क होती हुई जुबान है, parching tongue है। लेकिन जो एवरलास्टिंग लाइफ है वो लाइफ अपार्ट है, जहां पर प्लेयर है, और उस प्लेयर को कभी भी कोई भी शख्स खत्म नहीं कर सकता। जब तक ये आन मौजूद रहेगा, जब तक ये पेंटिंग मौजूद रहेगी, और जब तक ये कॉन्सेप्ट मौजूद रहेगा, ये खुशी जो है वो कभी भी मतलब जो है वो ये खत्म नहीं होगी। और फिर इससे ऊपर वाले स्टैंजे में वो क्या बात करता है, फेयर यू beneath the trees thou canst not leave, कि तुम भी यहां से कभी नहीं जाओगे। thy song nor ever can those trees be bare, bold lover never never canst thou kiss, though winning her near the goal yet do not grieve her, she cannot fade though has not thy bliss, वो भी ना फेड होगी, ना वो वहां से जाएगी। forever will thou love and she be fair, वो भी खूबसूरत रहेगी, वो भी जवान रहेगी। और ये वो तमाम चीजें जो हैं कि इस बात की रिफ्लेक्शन है कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ मिजरी है, जबकि जो आर्ट है वो लाइफ को एक ऐसी पिक्चर में हमारे सामने शेयर करती है कि जो है वो जो उस जैसी पिक्चर जो है वो हमें किसी भी तरह से हमें किसी और जगह नजर नहीं आती। दैट्स व्हाई जो ऑस्कर वाइल्ड है वो फिर एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पेश करता है आर्ट को, कि आर्ट जो है उसमें परफेक्ट वर्ल्ड को जो है वो हमारे सामने शेयर किया जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड इससे आगे बढ़ के कहता है, all that now goes in the name of religion and philosophy will be replaced by poetry। एक वक्त आएगा कि जो कुछ आज रिलीजन मजहब जो है वो फिलॉसफी जो है इसको पोइट्री रिप्लेस कर लेगी, क्योंकि पोइट्री इज गोइंग टू बी द रिलीजन ऑफ पीपल। पोइट्री जो है वो लोगों का मजहब होगी। और वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि जो मजहब का काम है, जो फिलॉसफी का काम है, वो भी तो लोगों को क्या करना है, लोगों को उनके मॉरली अपलिफ्ट करना है। तो ये दो सब्जेक्ट जो काम कर रहे हैं, ये दो जो ब्रांच ऑफ नॉलेज जो है वो जो दो काम कर रहे हैं, वो कहता है ये तान तनहा पोइट्री कर सकती है। पोइट्री जो है वो इस काम को जो है वो अकेले सर अंजाम दे सकती है। तो पोइट्री विल परफॉर्म द रोल ऑफ रिलीजन। और ये क्यों, क्योंकि जो रिलीजन और फिलॉसफी का काम है वो अकेले पोइट्री सर अंजाम दे सकती है। इसके अंदर मॉरल मैसेज भी एग्जिस्ट करता है, ये लोगों के अंदर मोरालिटी को जो है वो प्रवोक करती है, और ये लोगों को जो है वो एक ऐसे ट्रैक पर लेके जाती है कि जो वाकई में लोगों के लिए बहुत ज्यादा सूटिंग होता है। It will also show the man a right path and it will bring consolation to man। ये इंसान के लिए राइट पाथ लेकर आती है और ये इंसान के लिए कंसोलेशन का स्टॉप है। पोइट्री हैज अ पावर ऑफ सस्टेनिंग मैन इन डिफिकल्टीज। पोइट्री के अंदर ये ताकत है कि इंसान जो है वो डिफिकल्टीज के अंदर सस्टेन कर सके, डिफिकल्टीज को बियर कर सके, डिफिकल्टीज को मतलब जो है वो कैरी कर सके। तो पोइट्री हैज अ पावर ऑफ सस्टेनिंग मैन इन डिफिकल्टीज, कि आप पोइट्री के होते हुए जो है वो जिंदगी भर में की जो मुश्किलात है वो आप उसको आसानी से फेस कर सकते हैं। फर्दर जो आगे वो फिर से मतलब जो है वो जिस एक अहम राइटर को कोट करता है वो वेलेस स्टीवंस है। और वेलेस स्टीवंस का नाम हमने जब ये अपना जो स्टैंड था, जब इसने पोइट्री का रिट्रेस शुरू किया था, उसमें पहला नाम ही सर वेलेस स्टीवंस का लिया।
तो यहाँ अब वो बेल स्टीवंस को कोट करते हुए अपनी उस बात को मतलब जब वो हमारे सामने क्लियर करने की कोशिश करेगा, फर्दर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। जी Similarly, Seamus Heaney is of the view that poetic imagination seeks to redress what is wrong. हाँ, कि ये Moreover, पोएटिक जो useful imagination है ये इट सीक्स टू रिड्रेस व्हाट इज रॉन्ग, कि जो कुछ गलत है ये उसको रिड्रेस करने की कोशिश करती है। मोर useful and practical can be derived from the imaginary world, कि कोई पोएट आपको ये नहीं कहता कि उसकी तमाम तर बातों के ऊपर बिलीव करे, कुछ ना कुछ तो यूजफुल होगा वहां से, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हेनेक जो है वो भी ये कहता है कि हमें पोएट की जिंदगी में से, सॉरी पोएट की पोइट्री में से, उसकी आर्ट में से हमें सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट करना है व्हाट इज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। और नो डाउट हम ये बात मानते हैं, पोएट इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है। वी कैनॉट नेगेट दिस स्टैंड, हम इस स्टैंड को नेगेट नहीं कर सकते। वो इमेजिनरी वर्ल्ड के ऊपर मतलब जो है वो बात करता है, लेकिन क्या है कि सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड में मतलब जब वो कुछ भी रियलिटी नहीं है, ये बात सरासर गलत है। इट इज जस्ट एज दैट गवर्नमेंट एंड रेवोल्यूशनरीज टेक द सोसाइटी इनटू देयर इमेजिनरी आइडियल वर्ल्ड। ये बात भी तो जो है कि जो गवर्नमेंट और रेवोल्यूशनरीज हैं ये लोगों को सुहाने ख्वाब नहीं दिखाते। गवर्नमेंट जो है और खास तौर पर जो नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट्स हैं वो तो क्या करती हैं कि लोगों को ऐसे ऐसे जबरदस्त ख्वाब दिखाते हैं कि आपसे बढ़कर दुनिया में कोई और चीज ही नहीं है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेमस हेने जो है वो बेल स्टीवंस को कोट करता है, द नोबिलिटी ऑफ पोएट्री इज वायलेंस फ्रॉम विदिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वायलेंस विदाउट। कि पोइट्री की जो सबसे शानदार खूबी है वो क्या है कि द नोबिलिटी ऑफ पोइट्री इज वायलेंस फ्रॉम विद इन, कि हम जो अपने अंदर जो वायलेंस है, हमारे अंदर जो मतलब इस दुनिया की जो खराबियां हैं उनको देखकर जो हमारे अंदर एक तकलीफ जो है वो पैदा होती है, जो हमारे अंदर तो एक आग सी जो लग जाती है, वो कहता है कि ये पोइट्री की नोबिलिटी है कि हम बजाय इसके कि हम बाहर की तरफ वायलेंट हो, हम क्या करते हैं कि हम उसके बदले में कि जो है ये पोइट्री जो हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। एक पोएट को जो वो खराबियां इर्द गिर्द देखता है, जो वो इनजस्टिस अपने इर्द गिर्द देखता है, जो वो सोसाइटी के अंदर मतलब सपोज हबीब जालब की ये जो वर्स है ये हमारे मुआशरे की मतलब जो वो एक और बहुत बड़ी डांट है कि इस कौम का हर बिलावल है मकरूज और पांव नंगे हैं बेनजीरों के। असल में ये डांट है मतलब जो है वो उन गरीबों के ऊपर कि यहां तो पोएट जो है ये कहा जाता है कि अगर वो पोइट्री ना करे तो शायद वो अपनी जात के अंदर कहीं घुट के मर जाए या वो एक वायलेंस पर उतर आए। तो ये पोइट्री की नोबिलिटी है कि हमें बाहर की तरफ वायलेंस करने से रोकती है। इट इज इमेजिनेशन प्रेसिंग बैक अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ रियलिटी, कि ये प्रेस बैक करके रखती है कि उस प्रेशर को जिसका सामना हमें हकीकत की दुनिया में करना पड़ता है। हम हकीकत की दुनिया के अंदर बहुत सी ट्रबल्स और सफरिंग्स को फेस कर रहे होते हैं, तो फिर अल्टीमेटली ये क्रेडिट जो है वो फिर पोइट्री को जा रहा है, ये पोएट्स को क्रेडिट जा रहा है कि जो हमारे सामने एक ऐसा स्टैंड ले आते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग जो है वो इस काबल होते हैं कि जो है वो हम एक मतलब जो है वो उससे आइडियल वर्ल्ड आइडियलिज्म को जो है वो मतलब जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी
Wallace Stephen also declares that the poet is a potent figure because he creates the Is a world very to powerful which figure of we our society. He creates the world to which we turn incessantly. कि वो एक ऐसी दुनिया तहलीक करता है कि जिसकी तरफ हम लोग जो है वो टू क्रिएट अ वर्ल्ड विच विल टर्न incessantly, कि हम उसकी उस वर्ल्ड की तरफ जो है हम उसके उन छूते आइडियाज को जो है वो हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट इंटरप्शन हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती कि हम उसकी वर्ल्ड की तरफ जो है वो अनहेजिटेटिंगली जो है वो क्या करें, जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। एंड ही गिव्स लाइफ टू द सुप्रीम फिक्शंस without which we are unable to conceive of the world, or he gives life to the supreme fictions, कि वो जो मतलब जो इमेजिनेशंस हैं जिसको वो क्रिएट करता है, कहता है कि अगर वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट ना करे, जो पोएट है, जो आर्टिस्ट है, तो क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम इस दुनिया को कंसीव कर सकें? नहीं। इस दुनिया को परसीव करने का, इसके आइडियाज को कंसीव करने का जो एक महत्वपूर्ण जो जरिया है, जो सोर्स है, वो पोएट है, वो पोइट्री है। और ये पोएट्स को क्रेडिट जाएगा कि जिनके जरिए हम आसानी से उनकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के जरिए हम आसानी से इस आइडिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरह से पोइट्री थ्रू इट्स ओन वर्ड गिव्स सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ आवर डेली लाइफ। तो फिर ये क्रेडिट पोइट्री को जाएगा कि हम इमेजिनेटिव वर्ल्ड से, नो डाउट कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड में मतलब इडिपस जो है, इडिपस को एक ऐसी सिचुएशन में, इमेजिनेटिव सिचुएशन में फेंक दिया जाता है कि जिससे हम लोग जो है वो अपनी जिंदगी के ऊपर अपना कैथारसिस कर पाते हैं कि अगर हम भी हबरीस और हबरीस का शिकार होंगे, अगर हम लोग भी जो हैं वो प्राइड का शिकार होंगे और एक्सेसिव प्राइड की तरफ जाएंगे, तो नेचुरली इसका नतीजा जो है वो फॉल की शक्ल में। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो इन तमाम चीजों का सलूशन नहीं हमें दे सकता। इवन वॉन्ट्स पोइट्री टू सर्व हिज पॉलिटिकल एजेंडा। वो चाहता है कि जो पोएट है वो भी मेरे ही पॉलिटिकल पोइट्री करे, जिससे मेरे मोटिव जो हैं वो मतलब जो है वो प्रूव हो सके, वो मतलब जो है वो लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। लेकिन इस हवाले से बड़ा वाज़िया स्टैंड है। वी डिमांड द पोएट, ईदर ही इज अमेरिकन और आयरिश और इन इंग्लिश, dehumanize the face of enemy, while the poet, as Sidney mentioned, idealizes humanity. कि सिडनी के बकौल भी पोएट जो है वो क्या करता है, आइडियलाइज करता है, आइडियलाइजेस। और ये मतलब इधर ही इज अमेरिकन, आयरिश और इंग्लिश। एक अगर मतलब पॉलिटिकल एक ऐसा पोएट जो किसी पॉलिटिकल एजेंट के हाथों में चला जाएगा, तो वो कहेगा कि मेरा जो अपोनेंट है तुम उसका चेहरा जो है वो गंदा करके दिखाओ। लेकिन एक पोएट के लिए पोइट्री डजंट एग्जिस्ट विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ नेशन, rather poetry exists beyond the borders of nations. पोएट कभी इकबाल हमारा नहीं है, आपसे या हमसे ज्यादा इकबाल जो है वो ईरान में पढ़ा जाता है। तो इकबाल जो है वो एक यूनिवर्सल वॉइस है। कीट्स सिर्फ इंग्लैंड वालों का नहीं है, बल्कि कीट्स की जो आवाज है वो पूरी दुनिया की आवाज है। तो फिर उसमें आइडियलाइज्ड ह्यूमैनिटी जो है वो हमारे सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो पोइट्री के नाम है। और शमस ने फिर फर्दर अपनी बात को मतलब जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मतलब आर्गू करने के लिए वो आगे फिर एक और स्टैंड लेता है जो कि साइमन वेल से वो लेता है। और वो उस स्टैंड को मतलब जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मजीद एंगेज करता है कि किस तरह से पोइट्री जो है वो हमारे लिए मतलब जो है वो बेहतरी का सबब है। जी। To illustrate this point further, Seamus Heaney quotes Simone Weil, who in her book Gravity in Greece says,
So If who in her book we know, Gravity and Grace says, if we know in what way society is unbalanced, we must do what we can to add weight to the higher scale. कितनी शानदार बात कि अगर हमें ये पता चले कि सोसाइटी किस सिमत में अनबैलेंस्ड है, तो we must do what we can do to add weight to the higher scale. कि जिस तरफ तराजू का पलड़ा ऊपर उठा हो, हमें उस समत में अपना वजन डालना चाहिए ताकि सोसाइटी को क्या कर सके, बैलेंस कर सके. अगर सब लोग अंधाधुंध गलत साइड पर ही चलते जाएंगे, तो फिर वो कभी भी एक मतलब जो है वो बैलेंस सोसाइटी नहीं क्रिएट कर सकते. आपको अगर क्योंकि लोग जो हैं वो ज्यादातर क्या है, इस हवाले से बात करता है सैमुअल बैकेट के पीपल आर ब्लडी इग्नोरेंट एप्स, कि ये भेड़ चाल का मजमूआ है. हर बंदा जो है वो जस्ट मतलब जो है वो दूसरे की देखा देखी चीजों को फॉलो करता है. इससे जो अनबैलेंस सोसाइटी है वो सामने आती है. तो इस अनबैलेंस सोसाइटी को खत्म करने का क्या तरीका है, वो क्या होगा कि हमें सोसाइटी के उस पलड़े में अपना वजन नहीं डालना जिसमें पहले ही बहुत वजन है, बल्कि उस पलड़े में अपना वजन डालना है जो उठा हुआ है, जो कि जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर मोरालिटी और अच्छी चीजें जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही. हमें खुद बुरा नहीं बनना, बल्कि कुछ ऐसी, और पोएट यही काम करता है. Whale wants to say that in this real world, injustices and tyranny are the order of the day. To create balance in this world, poetry can perform a redressing effect. कि पोएट असल में इस दुनिया की उन ट्रबल्स को अपने सामने रखेगा, और पोएट एंडोर्स नहीं करेगा कि जनाब ये जो जितनी इनजस्टिस हो रही है ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो उस इनजस्टिस के ऊपर आवाज उठाएगा. That's why he is the potent voice of our society. So clearly this idea, she drives from Christian teaching and from Christ's paradoxical identification with the plight. तो ये बुनियादी तौर पर यही क्रिश्चियन टीचिंग है कि आपने इनजस्टिस के खिलाफ जाना है, और यही वो आइडिया है जो बुनियादी तौर पर इस कॉन्सेप्ट को नरेट करता है कि वी आर नॉट सपोज टू फॉलो द यू कैन से जो अनजस्ट रास्ता है, हमने उसको फॉलो नहीं करना है ने. फिर कोट करता है बाकी डिफेंडर्स ऑफ पोइट्री को. फॉर एग्जांपल हेवल ये कहता है दैट द redress of poetry is like an exercise of the virtue of hope, as he says. कि पोइट्री से जो redress है, पोइट्री के साथ जो हम redress करते हैं, ये बिल्कुल इसी तर्ज के साथ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि is like an exercise of virtue, हम कुछ नेकी कर रहे हैं. It is an orientation of spirit, an orientation of heart. और यही जो है, ये जो नेकी जो है, ये हमारी स्पिरिट का हिस्सा है, ये हमारे दिल का हिस्सा है, ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट. तो यहां हम लोग जो है वो कैटेगोरिकली इस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहां जो नुक्ता नजर है वो किस तरफ इशारा कर रहा है. W.H. Auden has given the famous principle of Trinity. कि उसने ट्रिनिटी का एक बहुत जबरदस्त असूल दिया, मेकिंग, जजिंग एंड नोइंग. पोएट 3 काम करता है, मेकिंग, जजिंग एंड नोइंग. और ये जो ट्रिनिटी है, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो बड़ी आम है, जिसमें गॉड, सन एंड द होली स्पिरिट. और उसकी ये देखिएगा कि कितनी शानदार, मतलब उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया इसके साथ कि गॉड की ये सलाहियत है कि वो मेक करता है, फिर गॉड की ये सलाहियत है कि वो चीजों को जज करता है, और फिर वो मतलब जो है वो लोगों को सिखाना, टू नो, टू लेट अदर द नो, ये भी गॉड की ही सलाहियत है, गॉड के साथ जो है वो एसोसिएटेड. तो मेकिंग, जजिंग एंड नोइंग, ये तीनों फैकल्टीज जो है वो पोएट के अंदर होती है. जिस तरह से खुदा तहलीक करता है, जिस तरह से खुदा क्रिएटर है, ऐसे पोएट भी एक क्रिएटर है. एंड
he also create things, he also create new ideas, he also create new concepts. For understanding the poetic faculties of a poet, making means creation of new world, judging means to judge in the light of poetic realities, and knowing simply means grip on social and political realities. तो ये जिस तरह से गॉड तहलीक को निंदा है, वो जज करता है, वो फैसला करता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, और इसी तरह से ही लेट अस टू नो कि वो हमें बतलाता है कि हमारे कौन से अमाल गलत है, वो कौन से सही हैं. ऐसे ही एक पोएट जो है, he is basically doing godly duty. वो जो खुदा का जो फरीजा है, वो बेसिकली वही सर अंजाम दे रहा है. तो वो जो सोशल और जो वर्स्ट पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, वो हमें उनसे रूशनास करवाता है. तो फिर हम एक पोएट को क्यों कर कम जाने, हम एक पोएट के ऊपर क्यों कर चार्जेस लगाएं कि वो जो पोएट जो है वो आइडल बना देता है. जी जी Seamus Heaney thinks that poetry focuses on from delight to wisdom. ये Moreover, बड़ी शानदार बात है. पोएट्री टेक्स अस फ्रॉम डिलाइट इंस्टेंटली. पोएट्री का जो पर्पस होता है, इट गिव्स अस डिलाइट, इट एंटरटेन्स अस, और डिलाइट से वो हमें किस तरफ लेके जाती है, इट टेक्स अस टुवर्ड्स विजडम. और मोर ओवर इट्स केडेंस, उसका जो जीरो बेमश है, जो राइज एंड फॉल टोन है, कि किस जगह पर आप देखते हैं ना कि पोइट्री के अंदर टोन अप चली जाती है, किस जगह पे फॉल में आ जाती है. Etymology and rhymes carry readers in realm of wonder. Poetry is also inventive in spirit and principle. तो poetry जो है वो spirit और principle में inventive है, यानी कि ये इन्वेंट, जिस तरह से नई चीज तहलीक की जाती है, जिस तरह से एक साइंसदान कुछ नया तहलीक करता है, तो ये भी realm of wonder जो है वो तहलीक करता है. और जहां पर हम लोग एक बात फर्दर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से जो इसकी एटमोलॉजी है, जो इसकी राइम्स है, वो इंसान के ऊपर एक इंडेलिएबल प्रिंट छोड़ती है, और इंसान के ऊपर वो एवर लास्टिंग. आप आज भी अंदाजा कर सकते हैं कि जो आपने पोइट्री अपने चाइल्डहुड में याद की थी, वो मोर और लेस आपको आज भी कहीं ना कहीं आप रिकॉल कर सकते हैं. तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, late 20th century का poetry has given voice to denied expression in the ethnic, social and political life. कि इसने जो ethnic, social और political life थी, वो जब उसको ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता था, और खास तौर पर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में उसने इसको आवाज दी है, इसको बताया है कि ये भी हमारी सोसाइटी की बिटर रियलिटी. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है पोइट्री के लिए टू प्रमोट कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंज, कि वो ना तो सियासत में इन्वॉल्व होगी, ना वो कल्चरल चेंज करेगी, बल्कि वो जो अपना एक यूनिक मैसेज है वो उसको कन्वे करेगी. तो डब्ल्यू.बी. यीट्स, वो फर्दर डब्ल्यू.बी. यीट्स को कोट करता है कि उसने जो शॉर्ट स्टोरी लिरिक्स, बहुत बड़ा आयरिश नेम है, एंड पोएटिक ड्रामा where every speech would be short and concentrated, but his personal stylistic ambition was overcome by his national Irish spirit, and a reaction to English style is found in his works. हत्ता के डब्ल्यू.बी. यीट्स जो है वो आयरलैंड का मतलब पोएट है. वो आयरलैंड के अंदर जो ब्रूटैलिटी कमिट की जा रही थी इंग्लिश सोल्जर्स से, इंग्लिश हुकूमत के जरिए, और आयरलैंड के अंदर जो आजादी की तहरीक जारी थी, वो जो है वो नो डाउट वो अपनी उस बात को, आजादी के डिफेंडर्स को, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को जो है वो मतलब सपोर्ट करता है. लेकिन अब देखिए, अंदाज देखिएगा कि बात कहने के लिए भी उसका जो स्टाइल था ड्रामा का या शॉर्ट लिरिक्स का, वो इंग्लिश स्टाइल था. और इसी वजह से ये कहा जाता है कि जब वो अपनी बात करता है तो वो अंदाज इस तरह से लेता है कि जिस तरह से
मतलब जो है उसको दुख था आयरलैंड के, मतलब जिस तरह से एक आयरलैंड का फ्रीडम फाइटर मरता है तो उसको दुख होता है, इसी तरह का दुख जो है वो उस इंग्लिश सोल्जर के लिए भी वो दिखाता है जो आयरलैंड के अंदर जो है वो अपनी सरजमीन से मतलब जो है वो बागियों को कुचलने के लिए गया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से मतलब जो है शेमस सैने अपने एक एक पॉइंट को साबित करने के लिए वो पीछे कितने अहम तीन स्टैंड जो है वो खड़े कर रहा है और कितने अहम तीन मतलब जो है वो लोगों को कोट कर रहा है, उनके वर्क्स को कोट कर रहा है, इंटरटेक्सुअल रेफरेंसेस जो है वो दे रहा है। सारी सी बात है ना कि जब आपको अपनी बात को वैलिडेट करना पड़े तो आप क्या करते हो, आप बुनियादी तौर पर अपने से बड़ों की बातों को कोट करते हैं कि फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। शेमस सैने का जो प्रो स्टाइल है इस बात की गमाजी करता है कि वो प्योरली साइंटिफिक मेथड के जरिए, जिस तरह से साइंटिफिक रिसर्च में बात की जाती है कि जनाब फलां ने ये कहा था, फलां का ये स्टांस है, बिल्कुल इसी तर्ज के साथ वो पोइट्री को एड्रेस करते हुए अपने स्टांस को जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये वो तमाम स्टैंड्स हैं जो आज के सेशन के लिए जो है वो आपके जो है वो इंशाल्लाह काम आएंगे। फर्दर इंशाल्लाह हम लोग जब नेक्स्ट सेशन से बात करेंगे तो यहाँ से आगे मजीद उन तमाम स्टैंड्स को, उन तमाम इंटरटेक्सुअल रेफरेंसेस को मैं कोट करूंगा जो आपको फर्दर जो है वो हेल्प आउट